बरेली में एक ऐसी घटना हुई है जो योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी हो सकती है, तमाचा भी हो सकती है। लेकिन हमने देखा है कि सरकारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का असर नहीं है। कानून, संविधान सबको ताक पर रख दिया गया है। आपको याद है कि बरेली में हिंसा हुई थी, आई लव मोहम्मद वाला अभियान चल रहा था, उसके बाद हिंसा हुई थी और उसके बाद पुलिस ने मौलवी तौकीर रजा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और वहां पर जैसा होता है यूपी में कि कानून सारा कैद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर में सबूत होते नहीं है, बाकी सारी चीजें होती नहीं है। कोर्ट में सजा कब मिलेगी उनको लगता है, दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे तो सीधे बुलडोजर चलवा दिया जाता है। तो वहां हो यह रहा था कि बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए जो है वो सरफराज वली खान जो आजम खान के करीबी हैं, सपा नेता हैं, उनके मैरिज हॉल पर और उनके साथ राशिद खान, इनके मैरिज हॉल पर, सरफराज साहब के मैरिज हॉल का नाम था ऐवान फरहत और राशिद साहब के मैरिज हॉल का नाम था गुड मैरिज हॉल, था नहीं है। ये दोनों सूफी टोला में हैं। इनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लेकर शुरू हो गए। इन्होंने दावा किया कि 2011 में नोटिस दी गई थी, 2011 में ही इसको अवैध साबित किया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। सरफराज साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और वहां उन्होंने दो दलीलें दी। पहली दलील यह थी कि जो संपत्ति है ये 1948 में बनी थी, 1948 में बनी थी, 2011 में तो उन्होंने इसको खरीदा था। तो जो बिल्डिंग 1948 में बनी है वो 2011 में इलीगल कैसे हो गई, यह सवाल सरफराज साहब ने उठाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और दूसरा सवाल यह उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही इस तरह की कार्रवाई के लिए तय पाया है कि 15 दिन की नोटिस आपको देनी पड़ेगी। यह आप लोग भी नोट कर लीजिए, अगर कभी ऐसी कोई कार्रवाई होती है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर आदेश है कि कोई भी अगर ध्वस्तीकरण करना है, किसी भी बिल्डिंग को अगर गिराना है, बुलडोजर चलाना है, जमींदोज करना है, तो 15 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 साल पहले की कोई नोटिस है वो आज तामील कराई जाएगी। आपको 15 दिन पहले फ्रेश नोटिस देनी पड़ेगी जिसके तहत आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। सरफराज साहब का कोर्ट में कहना था कि ऐसी कोई नोटिस नहीं दी गई। मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन बुलडोजर अपने तरीके से काम कर रहा था। 2 दिन तक बुलडोजर काम करता रहा, लेकिन तीसरे दिन जब बुलडोजर आया तो उसको सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया गया और उसके बाद बुलडोजर वापस हो गया। अब यह बात योगी आदित्यनाथ और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्मनाक है या नहीं है, यह कहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई, जिसको सरफराज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह पॉलिटिकल कार्रवाई है, राजनैतिक कार्रवाई है, राजनैतिक विद्वेष से हो रही कार्रवाई है, यह लीगल कार्रवाई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना नोटिस दिए इस तरह से बुलडोजर चलवाना गलत है। अब सवाल यह है कि 2 दिन जो बुलडोजर चला है, जिसमें जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यही सवाल मैं बार बार उठाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट केवल बुलडोजर्स को रुकवाने का काम ना करे, केवल उसको इलीगल कहने का काम ना करे, बल्कि जो अधिकारी बुलडोजर लेकर जाते हैं, जो अधिकारी बुलडोजर के वहां चलने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी सजा दे। अदरवाइज इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर आदेश के बावजूद सरकारें और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार उसकी तामील करने की जगह उसका उल्लंघन करती रहेगी। उम्मीद तो की जा सकती है, हालांकि उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अब तक रहा है मामला, जिस तरह के अब तक हालात रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी इन लोगों ने ठेंगा दिखाया है। ये लोग ना संविधान मानते हैं ना कानून मानते हैं। और इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं जो कल संसद के अंदर सामने आया। बेहद गंभीर मामला है, बहुत गौर से सुनिएगा। जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उससे सवाल पूछा गया, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2023 में देश भर में 2914 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। आप जानते हैं यूएपीए एक ऐसा मामला है जिसमें जमानत भी नहीं मिलती, यह सीधे देशद्रोह जैसा मामला बन जाता है। तो 2023 में 2914 लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में 1206 गिरफ्तारियां हुई जो लगभग 42% है, और उत्तर प्रदेश में 1122 गिरफ्तारियां हुई। यानी अगर आप यूपी को और जम्मू कश्मीर को मिला दीजिए तो 80-90% गिरफ्तारियां सिर्फ यूपी और जम्मू कश्मीर में हुई। और इनमें से ज्यादातर जो गिरफ्तारियां हुई वो मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई। जम्मू कश्मीर में तो 100% गिरफ्तारियां मुसलमानों की ही होंगी। यह तो एक डेटा हो गया, लेकिन जो समझने वाला डेटा है वो इसके बाद का है। एनसीआरबी बताता है, एनसीआरबी जो हमारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो बताता है कि 2023 में जहां यूएपीए में 2914 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें केवल 4% लोगों पर किसी तरह का दोष साबित हुआ। यानी 96% लोग ऐसे थे जिनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया, जो अब भी जेलों में हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं बनी, उनके खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 1206 लोग मैंने आपको बताया गिरफ्तार हुए थे। 1206 लोग गिरफ्तार हुए थे। इन 1206 लोगों में से केवल 10 लोगों के ऊपर अपराध साबित हुआ है। यानी ये जो आंकड़ा है वो 10% भी नहीं है, 10% से भी कम, तकरीबन 0.8% मामलों में दोष साबित हुआ है। बाकी लोगों को बिना किसी दोष के, यानी आप कह सकते हैं बिना किसी गुनाह के, बेगुनाह होते हुए भी जेल में रखा गया यूएपीए के तहत। दरअसल यूएपीए जब बना था तब भी हम यही बात कह रहे थे और आज भी हम यही बात कह रहे हैं कि इसका उपयोग सिर्फ उन लोगों को जेल में डालकर लंबे लंबे वक्त तक जेल में रखने के लिए किया जा रहा है जो सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। सरकार के पास कोई सबूत नहीं होता है, 5-5 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है। उठाकर किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, किस अपराध में गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ चार्जेज क्या क्या हैं, वो चार्जशीट तक नहीं बनती है। कुछ मामलों में 5 साल 6 साल के बाद जमानत हो जाती है और कुछ मामले उससे भी ज्यादा लंबे खींचते हैं।
2019 से 23 की अगर बात कर लें तो यूएपीए में से 35% जम्मू कश्मीर में हुई थी। 3362 टोटल हैं, जिनमें से 35% जम्मू और कश्मीर में हुई थी। अब इनमें से केवल 23 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया था, उनमें से सिर्फ 23 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ कोई मामला बना, 0.63%। अगर यूपी की बात करें तो 2019 से 23 में 2805 गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी 2019 में अकेले पिछले 3 सालों से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं इनकी सरकार दोबारा से बनने के बाद। और ये जो गिरफ्तारियां यूपी में हुई हैं उसमें केवल 8% लोग दोषी पाए गए हैं, बाकी 92% लोगों को कई कई साल जेल में गुजारने के बाद छोड़ दिया गया है। और आप रिकॉर्ड देखिए, इसमें सबसे बड़े जो नाम होंगे और सबसे लंबे वक्त तक जेल में रहने वाले नाम होंगे, वो सारे के सारे मुसलमानों के नाम होंगे। डेटा मैं आपको लगातार देते जा रहा हूं और भी दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ डेटा से बात नहीं बनेगी। असल बात यह है कि अगर 100 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो बमुश्किल 8 लोग ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ कोई अपराध साबित होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, वो ज्यादा कायदे से समझ में आएंगे। अगस्त 2012 में महाराष्ट्र एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और यूएपीए बाद में उनके ऊपर लगाया गया। 2012 की बात कर रहा हूं। 9 साल बाद, पूरे 9 साल बाद 2021 में कोर्ट ने मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, बेगुनाह कहा। लेकिन 9 साल वो जेल में रहे। इस 9 साल के बीच 2019 में बेल जरूर मिली एक बार इरफान को, लेकिन एनआईए ने फिर उसमें फच्चर फंसा दिया और फिर से वो जेल में चले गए, यानी 9 साल वो जेल में रहे। और यूएपीए के तहत 9 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट कहता है उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, वो पूरी तरह से बेगुनाह है। अभी 9 सालों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगी और उनका कारोबार दोनों तबाह हो चुका है। और मुसलमानों का तो मामला है ही, साथ में उनका भी मामला है जो मुसलमान तो नहीं है लेकिन इस सरकार के खिलाफ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुधा भारद्वाज का। सुधा भारद्वाज के बारे में हम लोग जानते हैं, बेहद पढ़ी लिखी महिला है, चाहती तो अपना कैरियर बनाकर जाने कहां होती, लेकिन मानवाधिकार मामलों पे काम करती हैं, गरीबों के लिए काम करती हैं, उनको